नमस्कार। धीरेन्द्र पुणी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरी साथ की विंडो में आपको दिख रहे हैं हमारे साथी पंकज प्रसून। बंगाल को इस तरह से पंकज देख रहे हैं लगातार, लगभग जब चुनावी सुर्खियां भी नहीं उभरी थी तब से बंगाल जाकर रांची से वो उसको टटोल रहे हैं। और चूंकि काफी एरिया उन्होंने खुद से कवर किया है, खुद अपने उनको कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं, बाकायदा आप उनको एनएमएफ पे देखते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्शकों की चॉइस में है। तो आज हम उनको साथ लेके आए हैं क्योंकि खबर बहुत दिलचस्प है। हम सोच रहे थे ममता बनर्जी अब तक कोर्ट में जा क्यों नहीं रही हैं। पहले तो छींकने पे भी जा रही थी, पहले किसी और पे भी जा रही थी, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा मेनका गुरुस्वामी को थोड़ा सा समझाया है कि तुम्हारी हर बात के लिए यहाँ आना ठीक नहीं है, तो आज वो कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच गई हैं और पहुंची हैं कि साहब ये देखिए क्या चल रहा है, हमारे सब ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इस पर क्या होगा और साथ ही हार जीत का ये मसला कितना है, पंकज कुसुम से आज उसी पर बात होगी। पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पॉइंट पर। पंकज, ये ममता बनर्जी ने इतनी देर क्यों की? वो तो कूद के जा रही थी, हर बात पे जा रही थी, आखिर है क्या? और माहौल क्या लग रहा है अभी, इतना जो सब चीजें चल रही हैं, आपको क्या लगा है इस पूरे से? सर, इस बार ममता बनर्जी मुझे थोड़ी सी डरी हुई या नर्वस दिख रही है, पता नहीं क्यों। और जब आप उनके भाषण को, उनके बॉडी लैंग्वेज को भी देखिएगा और पिछले चुनाव से आप तुलना कीजिएगा, बड़ी कॉन्फिडेंट थी वो और एग्रेसिव पोस्चरिंग था। पहले आगे बढ़ के सब कुछ करती थी। इस बार देखिए ना, जब से टीएमसी बना है तब से मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की लिस्ट पहले आ गई तब टीएमसी की आई है। या फिर मुझे एक चीज और लगी कि उनका लैंग्वेज, जो भाषा है, कल को मेरे साथ कुछ हो जा सकता है, मेरी मौत भी हो सकती है। या फिर महुआ मोइत्रा जो कह रही थी कि जो टीएमसी को है, या फिर एक सेकंड, हाँ, फिर से एक बयान आया था ममता बनर्जी का कि तुम लोग जो हिंदू हो समझ लेना, अगर मैं नहीं रहूंगी तो वो मियाँ जी लोग तुम्हारा क्या हाल कर देंगे। इन सब बयानों से मुझे थोड़ा सा डेस्परेशन नजर आ रहा है, पता नहीं क्यों। और आप देखिएगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। और फिर मैं एक एक करके देख रहा हूं। देखिए, आपने कहा ना कि कोर्ट गई, कोर्ट जाने में तो कोई पाबंदी है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोर्ट से भी उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि एक बार आचार संहिता लागू होने के बाद वो चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है, वो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है। आप किस आधार पर उसे रोक लगवा सकते हो? कुछ तो कानून में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए ना कि आचार संहिता लगने के बाद भी अगर कोई चाहे तो फिर पहले वाले अधिकारी बरकरार रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि संविधान या कानून में इस तरह का कोई प्रोविजन है, जहां तक मेरी जानकारी है। ममता बनर्जी बेटर जन, हाँ, कुछ बज क्रिएट कर सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा वो अपने लोगों को यह दिखा सकती हैं कि देखो हमारे लोगों को जानबूझकर हटाया जा रहा है और ये तानाशाही वगैरह चल रही है, लोकतंत्र खतरे में है, जो आप आमतौर पर बोलते रहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है, एक तो पूरा का पूरा प्रशासन में जो उनके लोग थे, मैं जानबूझ के इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कोलकाता पुलिस कमिश्नर, वहां के मुख्य सचिव और जो डीजीपी थे, इनके बारे में बीजेपी ने बाकायदा विथ प्रूफ चुनाव आयोग को बताया था कि ये टीएमसी के बिहाफ में काम कर रहे हैं। और तब इनका ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि एक शिकायत थी एक पॉलिटिकल पार्टी की ओर से, तब इनको हटाया गया उनके पद से। तो एक तो प्रशासनिक फेरबदल हुआ। दूसरी बार मुझे जो जानकारी मिली है, या चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी बाद में यह बताया कि 2.5 लाख अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए जा रहे हैं जी। और इस बार, पिछली बार गड़बड़ क्या हुआ था कि अर्धसैनिक बलों के जवान तो भेजा था केंद्र ने, लेकिन उनकी नियुक्ति जो थे वो लोकल डीएम कर रहा था। तो जिस दिन चुनाव आया, पता चला कि अर्धसैनिक बलों के जवान तालाब के किनारे खड़े हैं, मछली की रखवाली कर रहे हैं, अब बूथ खुला छुड़ा हुआ था उस बार। इस बार स्पेसिफिक ये दिशा निर्देश है कि जो अर्धसैनिक बलों के जवान रहेंगे वो बूथ के पास ही रहेंगे, बकायदा 200 मीटर एरिया के अंदर। ये एक बड़ा परिवर्तन है। एक और मैं आंकड़े आपको देख रहा था और मेरे कैमरे पे वहां के दर्शक ने बताया भी था, 8,746 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं ममता बनर्जी के राज में। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 8,746 बंद हुए हैं। 6,000 से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद हुई हैं ममता बनर्जी के राज में।
केंद्र सरकार ने ऑन रिकॉर्ड 8.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं ममता बनर्जी को जब से मोदी सरकार आई है, जिसमें कैग की रिपोर्ट कहती है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का हिसाब तक नहीं दे पा रहे हैं। तो 2 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ? तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट भाग रहे हैं। और मेरे कैमरे पे जो दर्शक ने यह बताया था कि भारत में कहीं भी जो मिड डे मील मिलता है उसमें आधा अंडा मिलने का कहीं प्रोविजन नहीं है, हाफ बॉइल्ड एग मिल रहा था बच्चों को। यह किस प्रावधान के तहत मिल रहा था मिड डे मील में, मुझे नहीं पता। और मेरे कैमरे पे दर्शक, मैं भी हंसने लगा कि आप लोग मजाक करते हो यार, आधा अंडा कौन देता है? बोलता बंगाल में देता है। इस तरह का वहां सरकार चल रही है। लेकिन बार बार एक चीज जो दिल्ली में बैठे हुए लोग ये सोचते हैं कि यार डर के वातावरण से जीत जाएगा, डराकर जीत जाएगी। तो ठीक है, पश्चिम बंगाल में डराकर जीतने की परंपरा रही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे यह भी पता है कि ये सीपीएम कैडर से ज्यादा प्रतिबद्ध इनका कैडर नहीं है। डराने के मामले में कम्युनिस्ट इनसे ज्यादा थे। जब वो उखड़ सकते हैं तो ममता बनर्जी नहीं उखड़ेगी। इस बात को लेकर मुझे कोई पता नहीं क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं। और जो मैंने गौर किया बंगाल की अपनी यात्रा के दौरान कि ठीक है, गलत प्रैक्टिसेस चल रहा था। एक दर्शक ने बताया कि जो बूथ था वहां पे, उसमें जो ईवीएम था ना, तो टीएमसी के सामने जो बटन था ईवीएम में, उसमें एक ने परफ्यूम डाल दिया, इस्तर जो बोलते हैं वो। अब जो भी वोट डालने जाए, जो टीएमसी का बटन दबा, उसके उंगली में गंध है, बाहर आकर सूंघते थे कि तुमने दिया है कि नहीं। और जिसने नहीं दिया है उसका समझ जाइए क्या करते थे। तो इस तरह के माल प्रैक्टिसेस वो इस्तेमाल करते हैं और तरह तरह के इनोवेटिव आइडियाज हैं उनके लिए पता लगाने के लिए। एक आसनसोल के पास मुझे बताया एक दर्शक, वो और ये आम लोगों ने, उन्होंने कहा कि एक क्लब होता है वहां, छोटा छोटा क्लब, और क्लब में वो, हाँ, उन्होंने कहा कि चेंगड़े लोग रहते हैं। चेंगड़े मतलब लफंदर बच्चा जो लोफर टाइप का लगता है वो, और कैरम बोर्ड वगैरह देके रखा है, उनका टाइम पास उसी से होता है, कुछ पैसे वैसे भी देते हैं उसको। तो मान लिया कि बूथ है, बूथ के आसपास सीआरपीएफ की तैनाती है, सब जगह तैनाती है। लेकिन वो आपके घर पे ही चला गया टीएमसी वाला और कहा कि दीदी पर्ची है आपके पास? तो हाँ, मिल गया। थोड़ा पर्ची दिखाना, पर्ची रख लेता था और कहता था कि जाओ तुम्हारा वोट हो गया। यहां पे कैसे रोकिएगा जब घर जाके वो पर्ची ही ले रहा है तो? और हर किसी को पता है कि ये टीएमसी से जुड़ा हुआ है। चुनाव बाद अगर आपने इफ बट किया तो चुनाव बाद फिर वो परेशान करेगा। तो ये सब होते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि जो रैलियों में भीड़ जुट रही है, नरेंद्र मोदी जी की जो रैली हुई ब्रिगेड ग्राउंड में, दावा ठीक है कि बीजेपी वाले 10 लाख से ज्यादा दावा कर रहे हैं, टीएमसी वाले 5 लाख ही बता रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन 5 लाख से 10 लाख के बीच तो है। वो कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं? इस बार एक और परिवर्तन हुआ है पिछली बार के मुकाबले कि बड़ा ढंग से और सबमिसिव चुनाव लड़ रही है। पिछली बार शोर बीजेपी ज्यादा कर रही थी, दिल्ली की मीडिया हो, कोलकाता की मीडिया हो। इस बार फोकस थोड़ा चेंज है कि टीएमसी का शोर ज्यादा है, इन लोग थोड़ा साइलेंटली वर्क कर रहे हैं आरएसएस की वजह से। और उनको कुछ फीडबैक भी मिला है कि जितना ज्यादा बड़े बड़े नेता प्रचार करने आएंगे उतना घाटा हो जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अब जो वायरल भी किया जा रहा है तो शुभेंदु अधिकारी के बयानों को वायरल किया जा रहा है, केंद्र के किसी नेता को नहीं किया जा रहा है। कि ममता बनर्जी डेस्परेटली ये कोशिश करे कि किसी तरह इस चुनाव को बंगाली अस्मिता के साथ जोड़ दिया जाए, और इन लोग चांस नहीं दे रहे हैं। एक उनका राजू दास नाम है, वो बीजेपी के वर्कर हैं। तो उन्होंने मुझे क्या बताया पता है? मैंने कहा कि आप लोग बाहरी जनता पार्टी हैं, मैंने जानबूझ के पिन मारा कि आप लोग बाहरी जनता पार्टी हैं, बाहर के लोगों का है, आप लोग को हिंदी भाषी लोग सब वोट देता है, बंगाली नहीं देता है। उन्होंने क्या मुझे बताया पता है? प्रतीक जैन कहां का है जरा पता कीजिए, जिसका पूरा खजाना जो टीएमसी का रखे हुए है वो तो खुद बिहारी है। प्रशांत किशोर कहां के है? वो तो खुद बिहारी है। तो किस बात का? तो ममता बनर्जी के पार्टी में अगर कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतीक जैन और प्रशांत किशोर ये सब करे तो वो बंगाली पार्टी है। और हमारे यहाँ के शुभेंदु अधिकारी, सौमित्र घोष और ये सारे लोग जो हैं सब बाहरी हो गए। इस बार चांस नहीं दे रही है ममता बनर्जी को।
और जब तक बंगाली वाला वो सेंटिमेंट नहीं होगा तब तक ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि गवर्नेंस वाला सेंटिमेंट पे ये खुद नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि गवर्नेंस वाले जो आंकड़े हैं ना, पलायन वहां से लोगों का, और फिर जो इंडस्ट्रीज बंद हुई और सरकारी योजनाओं, मैंने बता दिया केंद्र सरकार ने तो भेजे हैं ना 8.5 लाख करोड़, ये तो ऑन रिकॉर्ड भेजे हैं। आप 2 लाख करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रहे हो, कैट की रिपोर्ट कह रही है, आपके राज्य की कैट की रिपोर्ट करिए, तो गलती किसकी है? तो ये सब चीजें मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हम गच्चा तो नहीं खा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा में सारे मीडिया वाले कांग्रेस को जिता रहे थे। शाम को हरियाणा के रिजल्ट के शाम को मंत्रिमंडल का बंटवारा हो रहा था हुड्डा जी के घर पे बैठ के, कि तुम शिक्षा ले लेना और मैं गृह लूंगा, और सुबह सुबह रिजल्ट आया तो नायब सिंह सैनी बीजेपी जीत गई। वो गलती अगर कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि दोबारा जाइए, ग्राउंड वर्क कीजिए। वो शहरों में और मियां जी के मोहल्ले से ज्यादा बेहतर है कि गांव में जाइए, और वहां से असली वाइब्स पता चलता है कि क्या है। ऐसे ज्यादा कलकत्ता में जाएगा तो कलकत्ता में डर के मारे कोई नहीं बोलता, सारा पुलिस वहीं पे है, सारा थाना एक एफआईआर कर लेगा अगर ममता बनर्जी के बारे में बोले तो। गांव में ऐसा डर नहीं होता, गांव वाले बोल लेते हैं, वहां पे ये फर्क पड़ रहा है। आप जाइए ना, वही सिंगूर नंदीग्राम है ना, सिंदूर और नंदीग्राम एक बार चलिए, और जहां पे वो टाटा की नैनो फैक्ट्री बननी थी वहां पे चल के रिपोर्ट कीजिए, मैं और आप दोनों चलते हैं। वहां के ग्रामीणों से पूछिए, वो क्या बोल रहे पता है कि फैक्ट्री लग जाता तो ज्यादा अच्छा था। अब मैंने पूछा एक बार कि ठीक है फैक्ट्री तो हट गई तो कोई बात है, आप लोग खेती वेती होते हैं? बोले काहे का खेती, आधा दीवार बना के छोड़ दिया है और सादा सीमेंट गिरा हुआ है आधा, उसमें किसी लायक नहीं रहा वो खेत, तो न फैक्ट्री बनी और न खेती हो रही है। अब वो दोनों तरफ से गए, तो ये स्थिति है। अब वही हाँ, आप जाके ग्राउंड रिपोर्ट पहुंच कीजिए सिंदूर नंदीग्राम में जहां पे नैनो की फैक्ट्री लगी थी, वो जो गांव था वहां से पूछिए, अभी भी आधा आधा बना हुआ स्ट्रक्चर बहुत सारा दिखाई देगा। तो आधे बने हुए स्ट्रक्चर में खेती कैसे करेंगे? अगर और मैं कुछ ये नहीं हुआ उसका जी, अगर मैं इसको ये देखूं, जो अभी तक हम लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं, जो सारी चीजें देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी इस बार पहले से बेहतर स्थिति में दिख रही है? मैं सर एक हार्ड फैक्ट्स आपको बताता हूं। एसआईआर में कितने नाम कटे हैं? 1,21,00,000। लेकिन अभी 63 लाख ही कंफर्म है, बाकी का तो अभी आना है। नहीं ठीक है, मान लिया, तो अंतर कितना था टीएमसी या बीजेपी के वोटों में पिछली बार? 58 से 55 लाख के हाँ 55 से 60 लाख के बीच में था। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि चलिए 1,21,00,000 नहीं है वो, फाइनल आते आते आंकड़े चलिए 80-90 लाख, मैं एक अनुमान लगा के चल रहा हूं, 80-90 लाख नाम कटे हैं, फासला है 55 लाख का। उसके अलावा वो लोग जो भाग के बांग्लादेश गए, जो बॉर्डर पे आपने दिखाया कि कैंप में बैठे हुए हैं, वो कौन लोग थे? ज्यादा किसका कटा होगा आप बताइए? भवानीपुर में ममता बनर्जी का जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो असेंबली है, वो वहां पे 44 लाख नाम कटे हैं, 44,000 नाम कटे हैं, 47,000 कटे, 47। हाँ, तो अब बताइए ना, पिछली बार वो जो प्रियंका केजरीवाल थी, बहुत सारी लो प्रोफाइल नेता थी, उससे 58,000 से जीती थी, उसमें से 47,000 नाम कटे हैं। इस बार शुभेंदु अधिकारी भी आए हैं, थोड़ा सा इनका अपना गुंडा तंत्र दबंगई है, तो घेराबंदी तो है वहां पे भवानीपुर में, जीते हारे वो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन बांध के तो रख दिया। तो यही सबसे पता चलता है। मैं 4-5 विधानसभा चुनाव बता रहा हूं, क्या हरियाणा में आपको अंदाजा था कि बीजेपी का ये रिजल्ट आ रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, अरे पहले अंदाजा था हरियाणा में? नहीं। महाराष्ट्र में अंदाजा था कि इतनी बंपर जीत होने वाली है? नहीं। बिहार में अंदाजा था कितनी बंपर जीत होने वाली है? नहीं। जब लोकसभा चुनाव के बाद जितने राज्य विधानसभा चुनाव हुए हैं, आप जाके देखिए कि दिल्ली की मीडिया जो अंदाजा लगाई थी उससे ज्यादा बंपर जीत हुई कि नहीं। तो अब तो दिल्ली की मीडिया भी 100 के आसपास दे ही रही है, 148 बहुमत के लिए चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि सबसे अच्छा अंदाजा लगता है गांव में, और बंगाल के गांव में जितना घूमिए, और बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि सारे के सारे मुसलमान चुपचाप टीएमसी को देंगे। नो डाउट ज्यादातर देंगे,
लेकिन उसमें 2-4-5%, 6% बीजेपी को भी दे रहे हैं। मैं खुद जाके ये महसूस करके आऊं। कारण है पर्सनल, कुछ कारण है, कुछ टीएमसी का गुंडागर्दी है, कुछ ऐसे हैं बाय इनहेरिटेंट टीएमसी को पसंद नहीं करते, जैसे सीपीएम वाले। वो सब भी तो है ना, जब देख रहे कि मेरी पार्टी कुछ है ही नहीं और मैं सीपीएम का हूं, तो जो टीएमसी को हरा रही है उसको दे दो, एक कारण वो भी है। फिर हुमायूं कबीर हैं, तो फुरफुरा शरीफ वाला एक अलग है, लड़ रहा है, तो ओवैसी भाई साहब भी कुछ ना कुछ करेंगे ही, ऐसा थोड़ी जाएंगे कि एक भी वोट इनको नहीं मिलेगा, लड़ेंगे तो कुछ पाएंगे ही। अच्छा, तो इस बार जी 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 जी, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मुस्लिम वोटों में ठीक है, वो तो ऐसे भी जाता है टीएमसी की तरफ, लेकिन इस बार थोड़ा सा होता है ना, 15 साल के बाद मुझे क्या मिला, इस टाइप का फीलिंग्स में, तो थोड़ा सा बिखराव है। और ये कितना समेट पाते हैं बीजेपी वाले, एक मुझे सिर्फ डाउट ये है कि बीजेपी इस बार जीतना अगर चाहेगी तो जीत जाएगी, अगर जोर लगाएगी तो। अगर वो ढीला ढाला रहा तब नहीं। और नो डाउट आप कितना भी कुछ कर लीजिए, शुभेंदु अधिकारी पॉपुलर हैं, ये मान के लड़ना पड़ेगा। आप देखिए ना उनकी कितनी डिमांड है सभाओं की, वो आदमी सामने से कम टक्कर तो ले रहा है दोनों जगह, नंदीग्राम और ये भवानीपुर, दोनों जगह बोल दिया कि लड़ूंगा और हराऊंगा। कल उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसकी बंगाल में बहुत चर्चा, बहुत वायरल हो रहा है, बंगाली में है, जिसमें उन्होंने कहा है ना कि अगर मेरे बंगाल के बहू बेटियों को किसी ने छेड़ा तो मैं शाम नहीं होने दूंगा, सूर्यास्त से पहले उसका फैसला होगा। इस बात को बहुत वायरल किया जा रहा है वहां पे, और उन्हें बाकायदा नाम लिया कि योगी आदित्यनाथ, हेमंता विश्व शर्मा के टाइप। तो हाँ, उन्होंने नाम लिया दोनों का, और बहुत वायरल है कल से कम 5-7 जगह से तो मेरे पास आ गया बंगाल के ग्रुप से। तो दिख रहा है ना, कुछ ना कुछ तो एहसास हो जाता है कि ठीक है, सब तरह से ठीक है कि ममता बनर्जी का 37% मुसलमान है, ये है वो है, सब कुछ है। जब सब कुछ है ही तो फिर वो क्यों इतना डिस्परेट है। और पार्टी के अंदर जरा पता कर लीजिएगा क्या चल रहा है टीएमसी के अंदर, एक बार पता कर लीजिएगा। अगर आप तो दिल्ली में रहते हैं, कीर्ति आजाद से अगर आपकी अच्छी बनती है तो पूछ लीजिएगा कि सुने हैं कि आपकी चली नहीं टिकट विकट में, बस इतना सिर्फ छेड़िएगा, फिर पूरी राम कहानी। वो महुआ मोत्रा, कल्याण बनर्जी, ये सबसे थोड़ा जानकारी प्राप्त की जाए। अभिषेक बनर्जी की चली है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसलिए यंगस्टर्स को उन्होंने ज्यादातर दिया है। तो आपस में भी थोड़ा बहुत तो है, रिफ्ट है। हर कोई जान रहा है कि अभी जो कोर्ट में गए हैं कल्याण बनर्जी गए हैं, वही पहुंचे हैं सीनियर लॉयर जो है कल्याण बनर्जी की साहब जो है ज्ञानेश कुमार को वो बना रहे हैं। मतलब वो किसी और को वो नहीं बनाते अपने रेस्पोंडेंट, वो हमेशा ज्ञानेश कुमार को ही बनाते हैं। ज्ञानेश कुमार ने पूरा का पूरा सिस्टम। अच्छा, जो ये ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफर इस बार हुए हैं, पिछली बार कई सारी कमियां दिख रही थी, जैसे एक आपने भी बताया कि कैसे था। इस बार उन्होंने सबसे बड़ी बात यह है कि उस पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को पूरी तरह से एकदम पंगु करने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगता है पिछली बार शायद ये कमी थी, उनको लग रहा था कि बहुत सारी भीड़ चली जाएगी और हवा है और ये सब बदल जाएगा। इस बार ग्राउंड पे काम ज्यादा हुआ है। और ब्यूरोक्रेसी के आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि काफी अधिकारियों को ऑब्जर्वर बना के ही बाहर भेज दिया। एक चीज आप गौर किया हो, जब युद्ध होता है ना तो अक्सर कहा जाता है कमांड स्ट्रक्चर ध्वस्त करो। जो कमांड दे रहे हैं ऊपर से नीचे तक जो आम सैनिकों तक आएगा, अगर वहां पे गैप हो जाएगा ना, कमांड नहीं मिल सकेगा तो स्लीपर सेल्स ऐसे ही बैठ के आइडियल बैठे रहेंगे। ये जो प्रशासनिक कमांड सिस्टम था उसको ध्वस्त किया गया है। डीजीपी, गृह सचिव, आईजी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, देखिएगा कि ऊपर से एक एक करके कैसे कैसे रिप्लेस कर रहे हैं। और वैसे लोगों को लाया गया है जो कि कुछ तो पूर्व गवर्नर के फेवरेट थे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका गृह मंत्रालय ने सिफारिश किया है कि उनको बैठाया जाए। इंटेलिजेंस के भी लोग हैं, कुछ एक महिला अधिकारी हैं वो इंटेलिजेंस से काम कर रही हैं। तो नेचर ऑफ ट्रांसफर क्या है और किनको हटाया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर से अगर कमांड आएगा कि चीफ सेक्रेटरी हो जाए या डीजीपी हो जाए, वो अगर नीचे वाले को कमांड देगा तो नीचे वाला चाहकर भी वो लाख अगर टीएमसी का सपोर्टर होगा, अगर ऊपर से ऑर्डर आएगा कि सीआरपीएफ को फलाने नंबर बूथ में यहां पे रखना है तो रखना है,
और कोई नहीं इसको रोक सकता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। पहले क्या होता था कि ऊपर से ही कमांड नहीं है। अगर मान लिया कि मैं यहाँ का एसपी हूं, मैं चाहूं भी कि मेरा सीआरपीएफ का जवान जो है 4 सेंसिटिव बूथ है वहां पे तैनात रहे, लेकिन ऊपर वाला कहता है कि नहीं, उसको हटाओ, उसको पेट्रोलिंग पे लगा दो, वो रोड पे मार्च करता रहेगा, बूथ खाली रहेगा, तो क्या कर सकता है कोई? 14 जिलों के डीएम हटाए गए हैं, उनका भी रिप्लेसमेंट हुआ है। ऊपर से नीचे धीरे धीरे आ रहा है। मुझे लग रहा है कि चुनाव घड़ी तक कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ थानेदार बच जाए, वो उनको भी ना हटा लिया जाए। ठीक, ऊपर से ऐसे करके ये आ रहे हैं। अच्छा, इसका असर पड़ता है। जो हम लोग लास्ट में भी चर्चा कर रहे थे कि लोगों के अंदर एक बड़ी चीज बीजेपी के वोटर्स के अंदर ये थी कि क्या पार्टी बनाना भी चाहती है या नहीं। ये बड़ा दिलचस्प वो था, और साथ में ये भी था कि उनको लगता था कि मोदी ममता एक है। तो क्या ये नैरेटिव टूटता हुआ दिखा आपको पहले विजिट के बाद से अब क्या चेंज होता मतदाताओं के अंदर? सर, चुनाव की घोषणा के बाद से बीजेपी ने सिर्फ इसी पे काम किया है कि किसी तरह इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम सबमिसिव हैं या किसी तरह ममता के साथ बातचीत हो रही है। स्पष्ट कर दिया कि ममता के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे, और पहले घोषणा कर दी कि नंदीग्राम से भी लड़ेंगे, भवानीपुर से भी लड़ेंगे। तो एक तो मैसेज ये गया कि आमने सामने की टक्कर ले रही है। दूसरा, ये जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ ना, तो जो बीजेपी के वोटर जो डरे हुए थे, उनको लग रहा था कि पता नहीं आज चुनाव के बाद अगर जान जाएंगे टीएमसी वाले तो बहुत मार मारेंगे, तो उनको विश्वास हुआ है कि भाई अगर प्रशासन बदल गया, देखिए वहां गुंडा तंत्र से तो जनता निपट ले, प्रशासन से नहीं निपट पाती, और प्रशासन और गुंडा तंत्र जब एक साथ मिलकर काम करता है टीएमसी के पक्ष में, तो और भी कराल स्थिति हो जाती है। इस बार जो मैं तो यूथ बीजेपी का जो बीजेवाईएम है, भाजयुमो, उनके कुछ लोगों से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि अब नहीं तो कभी नहीं, मत चूको चौहान वाली स्थिति है कि या तो जीतो या फिर मरो। इस भाव से इस बार लड़ रही है वो। और ये बहुत सारे आप भी घूमिएगा तो जो बीजेपी से एसोसिएटेड लोग हैं, वो आप चेहरा देखने से पता चलता है। एक जो होता है कि जो कमरे में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते, तो उनके गालों की लाली और वगैरह सब बता देता है कि ये कहीं निकला उकला नहीं है, ये एसी में बैठा हुआ है। इस बार आप बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पास जाएगा तो उनका चेहरा थोड़ा सा काला पड़ा हुआ है, लग रहा है कि धूप उप में घूम के आए हैं। मतलब ऊपर से मेहनत करवा रहे हैं उनको कम से कम, चाहे वो महिला नेता हो या पुरुष नेता हो। हम लोग नहीं समझ जाते हैं कि भाई वो नेता घूम के आया है या बैठ के आके यहाँ पे भाषण दे रहा है। आप जाके देखिए दिलीप घोष जी को देखिए, आप शुभेंदु अधिकारी को देखिए, श्रमिक भट्टाचार्य जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको देखिए, लगेगा कि 1 महीने से नहाए नहीं। मतलब इतना परेशान है, बाल बिखरे हुए, चेहरा काला पड़ा हुआ, इसका मतलब कि रगड़ रहा है। जाओ घूमो, मीडिया में नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। रोज कार्यक्रम लगाया जा रहा है, 8-8, 10-10 यहाँ पे छोटी छोटी सभाओं को प्रदेश अध्यक्ष ये कर रहे हैं। जानबूझ के केंद्र से नेताओं को नहीं भेजा गया, इसलिए दिल्ली की मीडिया में बज नहीं है। पिछली बार तो भाई फलाने साहब जा रहे हैं, फलाने साहब जा रहे हैं, तो लग रहा था कि बंगाल में बहुत ज्यादा है। इस बार कोई साहब जा ही नहीं रहे, मोदी और अमित शाह के अलावा बहुत ज्यादा नहीं है किसी का कार्यक्रम। तो लग रहा है कि इस बार थोड़ा ठंडा टाइप का लग रहा है। लेकिन एक बात जान जाइए कि डिमांड आती है, और सीट बाय सीट। इस बार आप किसी सेलिब्रिटी को भी नहीं देखे होंगे, बीजेपी का टिकट कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी को नहीं मिला है, सब वर्कर को मिला है। यही तो विजय वर्गीय ने पिछली बार गड़बड़ कर दी थी, और वहां पे मुझे बताया भी था लोगों ने कि विजय जो प्रभारी बन के आए थे उस बार बहुत गड़बड़ की थी। इस बार एकदम बहुत स्पेसिफिक लड़ रहे हैं, नो सेलिब्रिटी ओनली वर्कर। जहां जो जीत सकने की स्थिति में उसी को टिकट मिलेगा, यही है इस बार थोड़ा सा ढंग से लड़ रहा है। कैंडिडेट को देख के लेके आप सोचिए ना कि 2 लिस्ट जारी हो गया, विरोध के स्वर आपको सुनाई पड़े कहीं भी कि बहुत बड़ा बवाल हो गया है? ऐसा नहीं। असम में है, बंगाल में नहीं है विरोध के स्वर। इसका मतलब कि इस बार संगठन चुनाव लड़ रहा है, नेता नहीं चुनाव लड़ रहा है। और नो बडी इज एबव ऑर्गेनाइजेशन, एक लाइन में बता दिया गया है। तो वो जो आरएसएस का स्टाइल है ना, मैन टू मैन मार्किंग, स्पेसिफिक इनपुट, जमीन पे काम, ऊपर में बड़ी बड़ी रैलियां सिर्फ मोदी जी करेंगे और योगी जी करेंगे, और यहाँ पे इनका जो है अमित शाह करेंगे, बस दैट्स इट। बाकी जाइए अपने अपने इलाकों में जो ड्यूटी लगाई गई है, मैं उस हिसाब से भी पैटर्न देख रहा हूं। झारखंड के भी बड़ी नेताओं को ड्यूटी लगाई गई है, निशिकांत दुबे की ड्यूटी लगाई गई, लेकिन निशिकांत दुबे भी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते। ब्राह्मणों के गांव में जाइए, वहां छोटा सा टोला इकट्ठा कीजिए, उनको बताइए कि आपको वोट देने से क्या फायदा है, बस इतना ही। बिहार में मैं सर एक उदाहरण बताता हूं कि स्वतंत्र देव सिंह, वो तो
बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, बक्सर में एक झोपड़ी नुमा होटल में बैठ के, चौकी पर बैठ के, एक तो कागज कलम लेके 4 आदमी के साथ ही बैठे हुए थे। एक पत्रकार पहुंच गए वहां पे, और जान पहचान का, शायद वो अजीत अंजुम जी थे, जहां तक मुझे याद है। हाँ, वो पहुंच गए, तो ये देखे कि अरे स्वतंत्र देव सिंह जी आप, तो हाँ हाँ हमको यहाँ ड्यूटी लगा है। तो जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ईगो को त्याग कर, वो झोपड़ी नुमा एक होटल में, जहां पे मुश्किल से खाना मिलता है, वहां पे बैठ के 10 आदमी के साथ बैठ के वो प्लान बना रहे कि इस गली से जाएंगे तो वहां से हो गए। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। और बंगाल में ऐसे लड़ा जा रहा है चुनाव, इसलिए थोड़ी सी नर्वस है ममता बनर्जी। इसीलिए चुनाव परिणाम कुछ भी हो, लेकिन इस बार जान जाइए कि इस बार बहुत कठिन है डगर पनघट की, आसान नहीं होगा ममता बनर्जी के लिए जीतना। चलिए, प्रसून जी से हमारी बातचीत हुई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून, आप जुड़े और काफी चीजों को गहराई के साथ बताया है, क्योंकि ये बात जरूर हो रही है कि ऊपर जो दिख रहा है वो जमीन पे नहीं है। ये यकीनन पार्टी के झंडे इस बार कम दिख रहे हैं, पार्टी के बड़े लोग, बड़े चेहरे जो दिल्ली में बड़े हैं, जिनको बंगाल बड़ा नहीं मानता है, क्योंकि बंगाल में एक राजनीतिक डगर चलती है। तो वहां मुझे लगता है इस बार बीजेपी ने इस बात को समझा है। तो इलेक्शन बहुत जबरदस्त होने जा रहा है, और एसआईआर के बाद ये पहला इलेक्शन है जो अभी एसआईआर चल भी रहा है। तो मुझे लगता है कि दिलचस्पी होगी। पंकज, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और पंकज को एनएमएफ पर लगातार देखते रहिए। वो ग्राउंड पर जाकर बढ़िया सूचनाओं के साथ आ रहे हैं। तो जुड़े, उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।